नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं हम सब लोग साइंस का लेक्चर 7 लेके पार्ट 7 लेके। जो हम सब लोग 6 में जो है टॉपिक जो है लाइट स्टार्ट किए थे, तो 6 में लाइट पढ़े थे। ये 7 लेक्चर है, इसमें भी जो है हम सब लोग उसको आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए टॉपिक वाइज और जो है आसान भाषा में और अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हम सब लोग जो है इसको कायदे से और जो है डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी का क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। तो जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी का जो है क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। और ये किसका जो लेंस की क्षमता होती है इसका जो है मात्रक क्या होता है? वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। जो कल क्वेश्चन हम सब लोग जो है किए थे, लास्ट क्वेश्चन यही था कि लेंस की क्षमता का क्या मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता होती है क्या होती है? जो किसी लेंस की फोकस दूरी होती है उसका व्युत्क्रम जो है वो उस लेंस की क्या होती है? क्षमता होती है। उस लेंस की क्या होती है? क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम जो होता है वो क्या होता है? वो जो है उसकी क्षमता होती है। ठीक है। तो दूसरा, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो धूप के जो चश्मे होते हैं ना उनकी जो है सिंपली क्षमता कितनी है? शून्य डायोप्टर होती है। कितनी होती है? शून्य डायोप्टर होती है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सब लोगों को याद रखना है कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसे होती है और अवतल लेंस की क्षमता किस में होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता किस में होती है? धनात्मक में होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक में होती है, निगेटिव होती है। ठीक है। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक में होती है तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको पता चल गए होंगे कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है कि किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है। हर एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो अभी तक हम ऊपर आपको बताए थे ना, ये उत्तल अवतल लेंस थे और ये क्या है? ये दर्पण है। यहाँ से क्या प्रयोग कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं चौथे क्वेश्चन से, दर्पण। इससे पहले लेंस जो हम सब लोग पढ़ रहे थे कि भाई उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग कैसे कहाँ होता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है ड्राइवर के बगल में। ड्राइवर के क्या बगल में? ड्राइवर के बगल में जो शीशे लगे होते हैं ना उसमें जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो है ड्राइवर पीछे की चीज़ें क्या करता है? देखता है। ठीक है। तो सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी गया कि सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग ड्राइवर के बगल में और सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में किया जाता है। अब अवतल दर्पण का प्रयोग, क्या अवतल दर्पण का प्रयोग, तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है? तो देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग जो है किया जाता है सोलर कुकर में। किसमें किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है, गाड़ियों की हेडलाइट में किया जाता है, सर्च लाइट में। सर्च लाइट में किया जाता है। सर्च लाइट क्या होती है? जैसे आप देखे होंगे कि रात को जो है क्या जो सर्च वाला अभियान कोई चलता है, जो हेलीकॉप्टर वाप्टर जाते हैं रात में सर्च करते हैं, तो आपने देखा होगा कि रात में जो हेलीकॉप्टर के नीचे एक लाइट लगी होती है, जो लाइट ऊपर से सीधे रोशनी फेंकती है नीचे, जो ऊपर से सब कुछ नीचे दिखता है। जैसे रात में कोई चीज़ सर्च की जाए, ढूंढी जाए हेलीकॉप्टर से, कोई सर्च अभियान अभियान कुछ चल रहा हो, तो लाइट जो ऊपर हेलीकॉप्टर चलता है ऊपर से नीचे, बेसिकली जो लड़ाकू विमान उमान नहीं होते हैं उसमें जो ऊपर से जो है नीचे सीधे लाइट फेंकी जाती है, और जो सीधे वो लाइट फेंकी जाती है, आपने मूवियों में देखा होगा, हॉलीवुड की बहुत सारी मूवियों में देखा होगा कि हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, ऊपर से नीचे जो है हेलीकॉप्टर से लाइट आ रही है, जो नीचे सब कुछ दिख रहा है, जिसकी वजह से उसको ही सर्च लाइट कहते हैं। ठीक है। तो सोलर कुकर में, गाड़ियों की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने में कैसे किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने जाओ तो आगे शीशा नहीं रखा होता बड़ा बड़ा, बढ़िया ज़्यादा फोकस दूरी वाला, वही जो होता है वो होता है, उसमें कौन सा दर्पण होता है? वो अवतल दर्पण होता है। चिकित्सा में किया जाता है कहाँ कहाँ? कान, नाक और गले की जांच करने के लिए। तो कहाँ कहाँ किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर, गाड़ियों की हेडलाइट, सर्च लाइट, दाढ़ी बनाने
बनाने में किया जाता है, चिकित्सा में नाक कानों गले की जांच करने के लिए। अच्छा, ये जो होता है, ये गाड़ी जो होता है ना, गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन कैसा दर्पण होता है? परवलयिक दर्पण होता है। कैसा होता है? परवलयिक दर्पण होता है। देखिए क्वेश्चन लिखा है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है कैसा? परवलयिक दर्पणों का। ठीक है, वाहनों की हेडलाइट्स में प्रयोग किया जाता है कैसा? परवलयिक दर्पणों का। ठीक है, अब चलिए देखते हैं समतल दर्पण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोग सब कुछ देखेंगे। इसमें पूछ लिया जाता है, बेसिकली पूछ लिया जाता है कि कितने डिग्री पे कितने प्रतिबिंब बनते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है, तो हम आपको समझाएंगे। तो देखिए, समतल दर्पण समांतर स्थिति में हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। कैसे? जैसे भैया आप ये समझो कि अगर जो है समांतर रखे हैं तो उनके बीच कोण कितना होगा? ठीक है, तो जो समांतर दो रखे जाते हैं, तो उन जो समतल दर्पण जो है समांतर स्थिति में रखे जाते हैं ना, तो बेसिकली जो होता है उनके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। कैसे? उनका जो है समांतर स्थिति में भाई रखे गए हैं दो, ठीक है, तो उनके बीच जो है एंगल क्या होगा? उनके बीच एंगल सिंपली क्या होगा? जीरो होगा। एंगल क्या होगा भाई? अगर समांतर रखे हैं तो उनके बीच एंगल क्या होगा? जीरो होगा। और जीरो एंगल होगा, इसीलिए जो है क्या होता है? झुकाव क्या होगा? जीरो होगा। बेसिकली जो एंगल होता है थीटा, अभी आपको फार्मूला भी बताएंगे कि जो थीटा होता है ना, वो झुकाव होता है। मतलब जो दो समतल दर्पण होते हैं ना, उनके बीच झुकाव कितना, और जो दो समांतर स्थिति में समतल दर्पण रखे जाएंगे उनके बीच झुकाव कितना होगा? भाई जब समांतर स्थिति में हैं तो उनके बीच झुकाव कितना होगा? होगा ही नहीं, तो वो क्या होगा? जीरो। तो इसलिए उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी? अनंत। अनंत कैसे बनेगी वो भी हम अभी आपको पूरा कायदे से समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो समतल दर्पण लंबवत रखे हों तो, यदि लंबवत रखे हों, जैसे एक दर्पण ऐसे रखा हो एक दर्पण ऐसे रखा हो, ठीक है, रखे हो, तो उनके बीच गलत लिख गया, उनके ये बीच लिखा हुआ है, BCB नहीं लिखा, बीच लिखा हुआ। यह दो समतल दर्पण लंबवत रखे हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। अब ये लंबवत रखे हो मतलब ये एक समतल दर्पण ऐसे रखा, ये एक समतल दर्पण ऐसे रखा, ये लंबवत हो गए। लंबवत मतलब इनके बीच का झुकाव ये कितना होगा भाई? इनके बीच कोण कितना बनेगा? कितना झुकाव होगा? ये दोनों रखे हैं, एक ऐसे रखा एक इसके लंबवत इसके ऊपर रखा है, तो कितना होता है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा तो इसके वस्तुओं की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। वस्तुओं की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। कैसे? अब ये समझिए, जब कोई समतल दर्पण होता है ना, समतल दर्पण, जब उसके 300 एक मिनट 360 बटे थीटा, यदि इसका मान सम होता है, किसका मान? सम होता है, और ये थीटा क्या है? झुकाव। थीटा क्या होता है? झुकाव। यदि इसका मान सम होता है तो इसके प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए जो सूत्र होता है ना, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर क्या होता है? 360 बटे थीटा माइनस 1, ये होता है। ये आप सब लोग याद रखिएगा या कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, कि समतल दर्पण के बीच रखी जो दो समतल दर्पण होते हैं उनके बीच जो रखी वस्तु होती है उनकी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनती है। जैसे ये समांतर में स्थित रखे हो तो इसमें जो है थीटा क्या हो जाएगा? इस जो उसमें क्या हो जाएगा? समांतर स्थिति में रखे हो, उनके बीच की वस्तु रखी हो। भाई दो समतल दर्पण यदि समांतर में रखे हो, उनके बीच एक वस्तु रखी हो, तो उनके प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी, तो हम बता दिए। फिर दो समतल दर्पण लंबवत रखे हो, क्या रखे हो? लंबवत रखे हो, तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? भाई कितनी होगी? 3 होगी। क्या होगी? 3 होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखने का, ये कंडीशन ये है कि 360 बटे थीटा का मान सम होना चाहिए, तभी ये फार्मूला लगेगा। क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। जैसे ये जो रखा है ना लंबवत, इसमें थीटा का मान कितना आ गया? 90। तो देखते हैं सम है कि विषम। तो 360 बटे 90, 0 0 कट गया, 9 चौक 36, 4 हमारा सम है विषम। भाई सम है तो इसका मतलब ये रख जाएगा। और इसका फार्मूला क्या होता है? यही होता है 360 बटे थीटा माइनस 1 केवल हो जाता है, तो 4 में से 1 गया, कितना हो गया? 3। तो देखिए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ गई? 3। अब इसी तरीके से पूछ लेता है एग्जाम में कि भैया बताइए 60 डिग्री पे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अब आप तो कहेंगे सर ने तो 2 ही बताया था, समांतर बताया था, लंबवत बताया था, लेकिन हम आपको ये भी तो बता रहे हैं 360 बटे थीटा को देखिए पहले सम है कि विषम, तो पूछा क्या गया? 60 डिग्री पे।
ठीक है। यदि दो समतल दर्पण 60 डिग्री पे रखे हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन चलिए पूछ ले गया, ऐसे ही पूछे जाते हैं। 60 डिग्री पे क्या होगी, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि 360 बटे 60, 0 0 कट गया, 6 36, हमारा क्या आ गया 6। और हमको पता है 6 क्या होता है, सम होता है। 6 क्या होता है, सम होता है। अगर तो इसका मतलब इसका मान क्या होगा, सम होगा। 360 बटे थीटा का मान 6 आया, तो 6 क्या हो गया, सम हो गया। और यदि ये सम हो गया तो सबसे बढ़िया बात है, अगर सम आ गया तो इससे सिर्फ एक घटा देना है। 360 माइनस थीटा माइनस 1 ही फार्मूला होता है, सिर्फ -1 बढ़ाना है बस। तो जितना आया उसमें से 1 घटा दो, 6 में से 1 गया, कितना बचा 5। तो संख्या कितनी होगी 5। तो यदि दो समतल दर्पण के बीच कोण जो है, या फिर ये लिख दे कि दो समतल दर्पणों के बीच झुकाव 60 डिग्री है। झुकाव कितना है 60। बेसिकली थीटा क्या डिनोट करता है, दो समतल दर्पणों के बीच क्या करता है, ये झुकाव डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है, झुकाव डिनोट करता है। ये झुकाव दो समतल दर्पणों के बीच कितना है, तो यदि दो समतल दर्पणों के बीच जो है झुकाव कितना होगा 60 डिग्री होगा, तो उनके बीच रखी वस्तु में के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यदि दो समतल दर्पणों के बीच झुकाव कितना है 60 डिग्री है और उनके बीच रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो अभी हम कितनी निकालें 5। कितनी होगी 5। इसी प्रकार से पूछ ले भाई, अभी आपने सर लंबवत वाला बताया था, उसका तो हम करके आपको दिखा दिए कि 3 आएगा। अब आप बोल दे कि सर 45 डिग्री हो तो चलिए उसका भी देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको ये देखना होगा 360 बटे थीटा का मान सम है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। 45, ठीक है, 45 है 360 बटे 45, क्योंकि थीटा हमारा क्या हो जाएगा भाई, थीटा हमारा क्या हो जाएगा 45। तो 45 को 8 बार लगाएंगे तो कितना आएगा, देखते हैं। 8 5 40 आया ना, 4 4 चौक 16, तो इसी तरह से हमको लग रहा है 8 से कट जाएगा, देखते हैं। 8 5 40 का कितना हो गया 0, हासिल कितना आया 4, 8 चौक 32 और 4 36, 360 आ गया। 45 को 8 से गुणा करें क्या हो गया 360 आ गया, क्योंकि 5 8 5 40, 0 4 बचा, 8 चौक 32 4 36, इसीलिए हम 8 से अंदाजा हो गया कि 0 है लास्ट में तो 8 आएगा, है ना। तो 8 से कट जाएगा, तो इसमें क्या आया 8। 360 बटे थीटा क्या आया 8 आया। कब, जब थीटा क्या है 45 डिग्री है। तो 8 हमारा क्या है, इसका मतलब ये क्या हो गया सम हो गया। तो सम हो गया तो इसमें से 1 घटा दो, 8 - 1 बराबर कितना आ गया 7। तो फिर हमारे जो है दो समतल दर्पण, यदि दो समतल दर्पणों के बीच झुकाव कितना है 45 डिग्री है, तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी 7। कितनी होगी 7। अब हमको यकीन है कि आप सब लोग ये कर लेंगे, ठीक है। ये जो है इंफॉर्मेशन होगी जो आप सब लोगों को याद रखना है। तो फार्मूला क्या रखना है याद, कि 360 बटे थीटा यदि सम है तो उनके बीच जो है रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, इतनी लिख दो। 360 बटे थीटा लिख के -1 केवल करना है हमको, इतनी होगी। यदि इसका मान क्या है सम है, तो समतल दर्पण में, है ना। तो अगर ये आएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। बेसिकली झुकाव दे देते हैं कि झुकाव 60 डिग्री है, 45 है, 90 है, और जो है, या फिर अगर ये पूछ ले समांतर और लंबवत पूछ ले तो सीधे सीधे पता है समांतर में क्या होगी अनंत होगी, और लंबवत रखे हो तो कितनी होगी 3 होगी। ये तो सीधे सीधे पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, इसलिए लेके आ गए। लेकिन अगर कभी कभी ये पूछ लेता है झुकाव 60 डिग्री है या 45 है या 90 है, तो उसके लिए आपको फार्मूला बता दिए। फार्मूला क्या बताया, 360 बटे थीटा यदि सम है तो जो इससे आए उसमें से एक क्या करना है घटा देना है, उसमें से क्या करना है घटा देना है। तो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा कि भैया जो दो समतल दर्पण हैं उनके बीच जो रखी वस्तु है उनमें जो है उनके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, कितनी होगी 0.75। कितनी मीटर होगी 0.75 मीटर। इससे आप क्या समझे, तो चलिए 10वां क्वेश्चन, ये हम आपको इससे जो निष्कर्ष निकलता है वो बताते हैं। 10वां पॉइंट जो हमारा 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्या निकला निष्कर्ष इससे निष्कर्ष ये निकला कि जो हमारे समतल दर्पण में क्या होगा
कि यदि हमको समतल दर्पण में संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है, क्या देखना है, यदि हमको समतल दर्पण में संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। कि भाई चलो हमको एक समतल दर्पण है ये, ठीक है, यदि ये मान के चलो एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है, ये वस्तु समझ लीजिए है, तो इसको हम वस्तु मान लिया, ठीक है। ये एक वस्तु है जिसको हमको क्या देखना है, समतल दर्पण में इसका जो है संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है। क्या देखना है, समतल दर्पण में संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है। इस वस्तु की जो है लंबाई कितनी है, लंबाई मान लेते हैं इसकी है कितनी, 6 मीटर। लंबाई कितनी मान लेते हैं, 6 मीटर है। तो यदि इसको हमको समतल दर्पण में इसका संपूर्ण प्रतिबिंब इस वस्तु का देखना है तो क्या करना पड़ेगा, कम से कम इस प्रतिबिंब की लंबाई क्या होनी चाहिए, वस्तु की आधी होनी चाहिए। कम से कम आधी हो, ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आधी होगी। यदि 6 का आधा कितना हुआ, 3, तो समतल दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। 3 मीटर से कम होगी तो फिर हम 3 मीटर से थोड़ा भी अगर कम हुई तो क्या होगी, वस्तु की लंबाई जो है हम जो है क्या संपूर्ण प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन ये निष्कर्ष निकला जो इम्पोर्टेंट भी है। कि क्या इम्पोर्टेंट है, कि अगर भाई पूछ लिया जाए कि समतल दर्पण में यदि किसी वस्तु की लंबाई 6 मीटर है और समतल दर्पण में इसका संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए जो है हमको दर्पण कितने मीटर लंबाई का दर्पण लेना पड़ेगा, तो कितने का लेना पड़ेगा, 6 का आधा भाई कितना होता है, 3, तो 3 मीटर का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये पता हो गया। तो देखिए 1.5 का आधा कितना होगा, 0.75। आप इसको जोड़ के भी दे सकते हैं ना सिंपली, 5 5 10 का 0, हासिल आया 1 7 7 14 1 15, और 2 के बाद पॉइंट लगाना है तो कितना आ गया 1.5, ठीक है। तो आप क्या समझे कि यदि समतल दर्पण में संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम जो होती है वो वस्तु के आधी होनी चाहिए। दर्पण की लंबाई वस्तु के आधी होनी चाहिए। तो 2 चीज़ पता चल गई कि दर्पण की लंबाई, भाई जो समतल दर्पण होता है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, वस्तु के आधी होनी चाहिए कम से कम, है ना, कम से कम आधी होनी चाहिए। और यदि समतल दर्पण में वस्तुओं के प्रतिबिंब कितनी संख्या में बनते हैं, भाई कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो आपको पता है यदि समांतर होंगे तो कितने बनेंगे, अनंत बनेंगे, इन्फिनाइट बनेंगे, ठीक है। लंबवत होंगे तो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है। यदि 60 डिग्री होंगे, ठीक है, और कितना होगा, 45 डिग्री होगा कोण झुका उनके बीच, तो कितने बनेंगे। उसके लिए आपको फार्मूला बताएं। फार्मूला क्या बताएं कि भैया यह 360/थीटा का मान सम है। तो समतल दर्पण के बीच, 2 समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालेंगे, यदि इसका मान सम है तो जो आए उसको हम 1 से घटा देंगे। सिंपली ये 360/थीटा - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा लेक्चर 7। तो इसी के साथ अगर हमारा ये पसंद आए वीडियो आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। कल इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद।